अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। आज मेरे पास है जनाब एक अजीबो-गरीब सा मुल्क। हो सकता है कि उसके बारे में आपने सुना भी ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपने सुना भी हो। उसके दो नाम है जी, एक उसको स्लोवेनिया बोलते हैं और एक उसको स्लोवेनिया भी बोलते हैं। SLOVANIA और SLOVENI, स्लोवेनिया। बेसिकली ये एक छोटा सा सेंट्रल यूरोप का कंट्री है और ये क्रोएशिया के आसपास है, हंगरी भी इसके आसपास है। चूँकि सेंट्रल यूरोप में है तो हंगरी और क्रोएशिया इसके आसपास है। अच्छा जी, इस कंट्री की बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आबादी तकरीबन 21-22 मिलियन है। ठीक है, 2024 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का कल्चर बड़ा यूनिक है। आपको यहाँ पे चेक रिपब्लिक, जर्मनी, फ्रांस, क्रोएशिया और हंगरी के मिक्स्ड कल्चर भी मिलेगा और इनकी अपनी लैंग्वेज भी है। प्लस यहाँ पे इंग्लिश भी बोली समझी जाती है और यहाँ पे यूरो करेंसी है। ये है जी सारी डिटेल्स अबाउट स्लोवेनिया। मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीज़ा की बात की थी जो कि है जनाब इसका टूरिस्ट शेंजन वीज़ा। चूँकि ये शेंजन जोन में आता है, आज मैं बात करूँगा जनाब इसके स्टडी वीज़ा की। अच्छा दोस्तों, चाहे इसका स्टडी वीज़ा हो, चाहे इसका बिज़नेस वीज़ा हो, चाहे इसका वर्क जॉब परमिट वीज़ा हो, कोई भी हो, चाहे फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा हो या यहाँ पे आप हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। अगर इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है ही नहीं तो फिर आप कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या मोड ऑफ़ एप्लीकेशन है, वो है तमाम चीज़ें आज की वीडियो में। प्यारे दोस्तों, इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन इसकी एम्बेसी, इसके सारे मामला जितने भी हैं वीज़ा से रिलेटेड, कौंसलेट जनरल से रिलेटेड, वो सारे करता है जी जर्मन एम्बेसी। तो अगर आपने स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई करना हो तो आपको जर्मन एम्बेसी की जो जो लवाजमात हैं, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो उसका प्रोसेस है, वो आपने फॉलो करना होता है। तो एज़ पर all requirements and required documents of German embassy for पाकिस्तानी, आपने सबसे पहले वहाँ से आपने इनविटेशन लेटर जो है ना वो करवाना होता है जी अप्रूव्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लोवेनिया में आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन ऑफर लेटर आएगा। ठीक है, आपका इनविटेशन लेटर नहीं आएगा। आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो, वहाँ पे आपने सारे लवाजमत पूरे कर लिए हों, वो ये आपको अथेंटिकेट करेंगे भाई ये हमारा ही स्टूडेंट है, और वो आपको एक मरासला जारी कर दें। और उस मरासले, उस जॉब ऑफ़र लेटर कह लें, अगर पीएचडी के लिए तो जॉब ऑफ़र लेटर, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, और अगर मास्टर्स और बैचलर के लिए है तो वो एडमिशन ऑफ़र लेटर है। उसको लेके जाके फिर आपने पूरा प्रोसेस करना होता है। अच्छा, ये है इसकी पहली रिक्वायरमेंट। अब इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए क्या करना पड़ता है जनाब, आपको सबसे पहले अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ती है। आपको जनाब कवर लेटर अच्छा बनाना पड़ता है, वो जानदार होना चाहिए। उस कवर लेटर की बेस पे आपने बताना होता है कि मैं स्लोवेनिया में क्यों जा रहा हूँ, क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ का CGPA कितना है, क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ कल्चर कैसा है, क्या कल्चर मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, मेरे करियर को कितना सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर आपने स्लोवेनिया पे कवर लेटर बनाना होता है। वो आपको कोई भी जो पोर्टल है वहाँ से मिल जाएगा, आप ख़ुद भी उसको डिसाइड कर सकते हैं। 1-1.5 पेज का मोर देन इनफ है। सीवी होती है जनाब यूरोपियन स्टाइल की, यूरोपास सीवी बोलते हैं उसको। आप जब उसके कवर लेटर को कवर कर रहे होंगे, सीवी को कवर कर रहे होंगे कवर लेटर की बेस पे, तो फिर आपको यूरोपियन स्टाइल की सीवी के बहुत से फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप उसकी बेस पे अपनी सीवी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये दो चीज़ें डिज़ाइन कर ली तो फिर आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे या कॉलेजेस के पोर्टल पे या कोई इंस्टीट्यूशंस के पोर्टल पे या आपने उनके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पे, जहाँ भी आपको लगता है कि एडमिशन यहाँ पे है या इसका दाखिला जारी है, तो फिर आपने अप्लाई करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पे या किसी प्रोफेसर को बीच में डाल के। जब आपका एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाता है तो फिर आप वीज़ा को प्रोसेस करते हैं। ये है जनाब इसका पूरा बैकग्राउंड। अब मान लीजिए जी आपने एडमिशन ऑफर लेटर कर लिया इसका सिक्योर। अब आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि एकदम जी बेस्ट है। 1 साल के लिए जाते हैं, 2 साल के लिए जाते हैं, उसी तनासब में वो आपकी जो इंश्योरेंस बनाएंगे 33,000 यूरो को कवर करती हो।
प्लस जनाब आपके पास होगा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि मोफा से अटेस्टेड होता है, मोफा से वेरीफाई होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम को आईसीबीसी और इसके साथ साथ जनाब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और एचईसी से आपने टेस्ट करवाना होता है या वेरीफाई अटेस्ट करवाना होता है या वेरीफाई करवाना होता है। जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स का भरला पूरा हो जाए उसके बाद जनाब आपने करना ये होता है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बल्कि डेफिनेटली होगी, रिक्वायर्ड है, तो वो 25-30 लाख की होनी चाहिए। उसको आपने मैनेज करना होता है पिछले 3 माह और 6 माह, प्लस उसमें बैंक की जो सिग्नेचर प्लस उसकी स्टैंप होनी चाहिए, लास्ट बैलेंस यहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद जनाब आपने करना ये होता है कि अगर आपने किसी और कंट्री में भी पढ़ा है, उसका करैक्टर सर्टिफिकेट या पाकिस्तान में पढ़ा है, तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने इनलाइन करना होता है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जनाब। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप अपने स्पाउस की, वालदा या वालद की यूज़ कर रहे हैं, तो एफआरसी या एमआरसी ज़रूरी होता है। अगर आप बीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने हस्बैंड या जिसका भी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारे मरले आपके पास कंप्लीट हो गए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए जी पूरे। अब जनाब आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं। आप जब वहाँ पे लिखेंगे, अगर आप इस्लामाबाद पंजाब में रहते हैं तो आपको इस्लामाबाद में जाना होगा, अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची में जाना होगा, ठीक है। अब आपने उनके पोर्टल पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी। 15 दिन से लेकर 2 माह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिलती है, डिपेंड करता है आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। और इससे पहले आपने टिकट भी परचेज़ कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, बायोमेट्रिक खैर आपकी वहीं पे हो जाएगी। अब जनाब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया। अपॉइंटमेंट के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिटेड करवाना होता है। आपके जब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे तो उसके बाद जनाब आपको फ़ीस 80 यूरो से 120 यूरो से ज़्यादा नहीं है, अगर सिंगल एंट्री के साथ है। अगर डबल एंट्री के साथ है डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा है। और एक और चीज़ बताता चलूँ, इसका सी वीज़ा होता है या डी वीज़ा होता है। जो सी वीज़ा होता है वो 90 दिन से नीचे, बिलो 90 डेज़, और जो डी वीज़ा होता है वो 90 डेज़ से बियॉन्ड, यानी से 90 दिन से ऊपर का होता है। अब उसके लिए ज़्यादा लवाजमत होते हैं अगर आप ज़्यादा डेज़ के लिए जा रहे, ज़्यादा ईयर्स के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये सारा फाइनलाइज़ करेगा आपका एडमिशन ऑफर लेटर, उस पर कितने साल दरकार है। अच्छा जी, अब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ सबमिट करवा दिया। आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, आपकी तस्वीरें भी होगी। उसके बाद जब आपकी पासपोर्ट की बारी आनी है, उस पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके जितने भी पासपोर्ट हैं ना, गोया कि वो एक्सपायर भी हो चुके हैं, उनको अपने साथ रखा करें। जब भी जर्मन एम्बेसी जाएँ या सल्वेनिया के वीज़े के लिए जाएँ, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा जी, अब 15 दिन से लेकर 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। फिर आप फ्लाई करेंगे और उसके बाद वहाँ पे पढ़ेंगे, मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे और वापस आएंगे। ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। और एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट विज़न नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।